स्टूडेंट्स, आज हम वायुदाब की पेटियाँ पढ़ेंगे कि वायुदाब की पेटियाँ क्या होती हैं। जैसा कि हमें पता है कि वायुदाब क्या होता है। वायुदाब जो धरातल है, धरातल के ऊपर संपूर्ण वायुमंडल का जो भार है, जो किसी एक इकाई क्षेत्रफल पर पड़ता है, उसे हम वायुदाब कहते हैं। ठीक है, तो वायुदाब जो समस्त पड़ते हैं वायु की, वह जो दबाव एक इकाई क्षेत्रफल पर डालती हैं उसे हम वायुदाब कहते हैं। ये हम पहले पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। मान लीजिए कोई 1 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर का क्षेत्र है, 1 वर्ग सेंटीमीटर का, उसके ऊपर जितना दबाव पूरे वायु के स्तंभ का पड़ रहा है उसे हम वायुदाब कहते हैं। ठीक है, तो ये लगभग 1 वर्ग सेंटीमीटर पे 1 किलो के बराबर होता है, ये भार जो होता है। तो अगर हम वायुदाब का परिकलन करें तो हमारे मानव शरीर पर वायुदाब अत्यधिक महसूस किया जा सकता है, परंतु ऐसा नहीं होता, क्योंकि जो मानव का शरीर है, मानव की जो कोशिकाएं हैं, उसके अंदर भी उतना ही वायुदाब डेवलप्ड रहता है जितना कि उसके बाहर की ओर होता है। तो शरीर में अंदर इतना ही वायुदाब होता है जितना बाहर होता है, इसलिए हमें ये वायुदाब महसूस नहीं हो पाता है। इसके अलावा वायुदाब यानी प्रेशर और टेम्परेचर में इन्वर्स रिलेशनशिप देखने को मिलती है, विलोम संबंध पाया जाता है। उसमें उसका तात्पर्य हुआ कि जहाँ पर अगर तापमान अधिक है तो वायुदाब कम होगा, अगर तापमान कम है तो वायुदाब अधिक होगा। ठीक है, तो मान लीजिए कोई ऐसे क्षेत्र है जैसे क्षेत्र है पृथ्वी पर जहाँ पर कि गर्मी बहुत अधिक पड़ती है, जहाँ गर्मी ज़्यादा पड़ रही है, उन क्षेत्रों में चूँकि तापमान अधिक है तो वायुदाब कैसा होगा? राइट, वायुदाब कम होगा। और ऐसे क्षेत्र जहाँ पर कि सर्दी पाई जाती है वहाँ वायुदाब कैसा होगा? वहाँ वायुदाब, सर्दी अधिक है तो क्या होगा? वायु की परतें सघन होकर नीचे बैठी रहेंगी, तो वायुदाब हमको वहाँ पर अधिक देखने को मिलेगा। तो ये सामान्य लक्षण है। ठीक है, लेकिन जो पृथ्वी की सतह है वहाँ पर वायुदाब किस तरह से चलता है? वहाँ पर तापमान जो है वह पृथ्वी की सतह पर कहाँ से प्राप्त होता है? सूर्य से हमें तापमान प्राप्त होता है, और धरातल पर वह तापमान या धरती पर प्राप्त होता है। अब तापमान का जो वितरण है, तापमान का वितरण पृथ्वी की सतह पर समान नहीं है। ये आप ध्यान रखें कि समान वितरण नहीं पाया जाता है किसका? सूर्य की जो तापमान हमें मिलता है। क्यों? क्योंकि जो पृथ्वी का धरातल है वह कैसा है? गोलाकार है, वह गोल है, और गोल होने के कारण ये पृथ्वी की जो किरणें हैं सभी स्थानों पर समान रूप से नहीं पड़ती हैं, उनका कोण जो है वह परिवर्तित होता है। और एक अन्य कारण जो सबसे महत्वपूर्ण वो यह है कि पृथ्वी जो है वह अपने अक्ष पर झुकी हुई किसका चक्कर लगाती है? सूर्य का चक्कर लगाती है। उसका अक्ष जो है वह उसके परिभ्रमण तल से, परिभ्रमण तल किसे कहते हैं? वह काल्पनिक तल जिसमें पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है चारों ओर सूर्य के घूमते हुए। जैसे ये सूर्य तो उसके चारों ओर जिस तल में वह घूमती है वह उसका क्या कहलाता है? परिभ्रमण तल कहलाता है। लेकिन पृथ्वी की जो एक काल्पनिक अक्ष रेखा है, ये काल्पनिक अक्ष रेखा है पृथ्वी की, ये जो काल्पनिक अक्ष रेखा है ये एक कोण बनाती है पृथ्वी के परिभ्रमण तल से, और वह कोण कितने डिग्री का है? 66.5 डिग्री का। और इस कोण के कारण ही बहुत महत्वपूर्ण परिघटना ये होती है। वह परिघटना क्या होती है कि इस कोण के कारण तापमान का वितरण समान नहीं पाया जाता। कहाँ पर? पूरी पृथ्वी पर। और सीजन्स देखने को मिलते हैं, सीजन्स यानी मौसम देखने को मिलते हैं। इस पर हम अलग से चैप्टर पढ़ेंगे।
मैं एक बार ऋतु परिवर्तन भी पढ़ाऊंगा आपको। तो मौसम जो है वो देखने को मिलते हैं और मौसम या ऋतु परिवर्तन हमको देखने को मिलता है। ठीक है, ये तो बात हो गई ऋतु परिवर्तन की, इसको मैं इन डेप्थ नहीं जाऊंगा, लेकिन ये बात यहाँ समझ लीजिए कि ये सब किसके कारण होता है। ये होता है जो कोण पृथ्वी अपने परिभ्रमण तल से बनाती है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम आगे बढ़ें तो अब इसके कारण क्या होता है कि पृथ्वी जो है जिस तरह का कोण अपने उसके साथ बनाती है अपने परिभ्रमण तल के साथ, और सूर्य और उससे पाने वाला जो तापमान है पृथ्वी जो पाती है उसमें अंतर पाया जाता है सभी जगह। मान लीजिए पृथ्वी, एक मिनट, मान लीजिए पृथ्वी का, ये पृथ्वी हमारी, तो हाँ, अब पृथ्वी पर सभी जगह पर जो सूर्य की किरणें प्राप्त हो रही हैं उनका कोण समान नहीं है। विषुवत रेखा के आसपास कोण अधिक पाए जाते हैं, हम ये नहीं कह सकते सदैव लंबवत पाए जाते हैं, ध्यान रखें, ये आगे हम किसी और लेक्चर में डील करेंगे। जैसे जैसे विषुवत रेखा से हम दूर होते जाते हैं वैसे वैसे कोण जो है सूर्य से प्राप्त होने वाली किरणों का वह टेढ़ा होता जाता है। इसलिए जैसे जैसे हम विषुवत रेखा से दूर जाते हैं वैसे वैसे कोण जो है, कौन सा कोण, सूर्य की किरणों का कोण जो है वह घटता जाता है। क्या होता है, घटता जाता है, और उसके घटने के कारण गर्मी की मात्रा कम होती जाती है। क्यों? क्योंकि जितनी तिरछी किरणें मिलेंगी उतना ज़्यादा तापमान में कमी आएगी। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जिस धरातल पे लंबवत किरणें पड़ती हैं वहाँ पर किरणें जो है एक तो दूरी कम तय करके आती हैं, दूसरा कम क्षेत्र में वही किरणें गिरती हैं तो अधिक क्या करती हैं, गर्मी देती हैं, और वही 3 किरणें जो यहाँ पर थी वो यहाँ आ रही हैं और उसी क्षेत्रफल पर पड़े तो वो उसी धरातल पर तो वो ज़्यादा दूरी तक फैलेंगी। उनका जो क्षेत्रफल है, जिस क्षेत्रफल पर वह पड़ रही हैं वो क्षेत्रफल बढ़ जाता है। किसकी तुलना में? जो पहले था जो लंबवत था उसकी तुलना में ये लंबवत वाला है ये कम है और जबकि ये वाला ज़्यादा है, तो वही 3 किरणें ज़्यादा क्षेत्र में पड़ रही हैं, तो उसके कारण क्या होता है कि तापमान कम सृजित कर पाती है और साथ ही दूरी ज़्यादा तय करके आती है वायुमंडल में से, तो उसका ह्रास भी अधिक होता है। ठीक है, तो ये बात क्लियर है हमको कि कोण जो है वह सभी जगह सूर्य की किरणों का समान नहीं है, और जैसे जैसे हम कहाँ जाते जाते हैं, पृथ्वी से विषुवत रेखा से दूर जाते हैं वैसे वैसे सूर्य की किरणों का कोण क्या होता जाता है, घटता जाता है और सर्दी या शीत बढ़ता जाता है, वैसे वैसे सर्दी बढ़ती है। ठीक है, तो इसमें हमको कोई किसी तरह का डाउट नहीं होना चाहिए। अब आगे हम चलते हैं कि धरातल में वास्तविकता में हमारे पृथ्वी पर किस तरह का तापमान का वितरण हमको देखने को मिलता है। अब हमारी जो पृथ्वी है उसको अगर हम समझें तो वह उस पर जो तापमान का वितरण है वह हम देख सकते हैं कि वायुदाब की पेटियों को जन्म देता है। किस तरह से जन्म देता है समझे। अब हम देखें सबसे पहले विषुवत रेखा। विषुवत रेखा है 0 डिग्री लैटिट्यूड, 0 डिग्री अक्षांश। यह जो 0 डिग्री लैटिट्यूड है वह ऐसा क्षेत्र है जहां साल भर अधिकतम कोण के साथ सूर्य की किरणें प्राप्त होती हैं। मैं ये हमेशा लंबवत नहीं कहूँगा, लेकिन वर्ष के अधिकतम भाग में लंबवत किरणें प्राप्त होती हैं। ठीक है, उसके कारण यहाँ पर तापमान अधिक रहता है। तापमान अगर अधिक रहेगा, टेम्परेचर यदि अधिक रहेगा, टेम्परेचर अधिक रहता है तो वायुदाब कैसा रहना चाहिए, वायुदाब कम पाया जाएगा। ठीक है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। तो इसके कारण ये जो क्षेत्र है पूरा, कौन सा क्षेत्र, 0 डिग्री के आसपास का 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण,
वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पर वायु गर्म हो जाती है, गर्म होकर लंबवत उठती है और लंबवत उठने के बाद वह ऊपरी वायुमंडल में चली जाती है। तो इस कारण ये जो क्षेत्र है 0 से 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण, ये वाला जो क्षेत्र है, यहाँ निम्न वायुदाब का एक बेल्ट बन जाता है, एक पेटी बन जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब पेटी। कौन सी पेटी कहेंगे उसको हम? निम्न वायुदाब पेटी। निम्न वायुदाब पेटी, वो दिख नहीं रहा इसलिए मैं कलर चेंज कर रहा हूँ। निम्न वायुदाब पेटी, ठीक है। तो इसका जन्म किस कारण हुआ? इसका जन्म हुआ ताप के कारण। याद रखिए, बाद में एक कैटेगराइजेशन, एक वर्गीकरण बताऊंगा। ये तापमान के कारण इसका जन्म हुआ। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं अब कौन सी, इसके बाद क्या होता है। अब यहाँ से जो वायु है वह ऊपर उठ गई, क्योंकि गर्म हो गई, और गर्म होकर वायु ऊपर उठी। अब वायु जो यहाँ से गर्म होकर ऊपर उठी तो ऊपर जाके धीरे धीरे ठंडी होती है, और ठंडी होने के बाद वह भारी होती है। उससे पहले वह 2 दिशाओं में क्या हो जाती है? विक्षेपित हो जाती है। उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाती है और दक्षिण की ओर विक्षेपित हो जाती है। ये जो वायु उत्तर और दक्षिण की ओर विक्षेपित होती है, यह उतरती है यहाँ, भारी होकर उतरती है 30 से 35 डिग्री के मध्य। इसको मैं थोड़ा करेक्ट कर देता हूँ। ये ऊपर उठती है और ऊपर उठने के बाद 30 से 35 डिग्री के आसपास यह नीचे उतरती है। दोनों गोलार्धों में यह ऊपर उठती है, और ऊपर उठने के उपरांत यह कहाँ पर उतरती है? 30 से 35 डिग्री। 30 से, इसको पहले वाले को मिटा देता हूँ, ये विषुवत रेखीय निम्न पेटी। ये इसको शॉर्ट में इसका नाम लिख देते हैं हम अभी। ये कौन सी पेटी है? विषुवत रेखीय लो प्रेशर निम्न वायुदाब पेटी, लो प्रेशर बेल्ट, ठीक है। एलपी लिख दिया उसको, लो प्रेशर को। अब जब ये वायु ऊपर से नीचे उतरती है, कहाँ पर? 30 से 35 डिग्री के मध्य, इस जगह। तो जब भी वायु ऊपर से नीचे उतरती है, वह क्या करती है? उच्च दाब क्रिएट करती है, उच्च दाब बनाती है। और ये जब नीचे उतर के उच्च वायुदाब बनाती है, तो ये क्षेत्र एक्चुअल में गर्मी का क्षेत्र है। कौन सा? ये वाला, ये पूरा क्षेत्र जो दिख रहा है आपको, ये वाला, ये क्षेत्र गर्मी का क्षेत्र है। और गर्मी होते हुए है जहाँ पर, वो हम रिलेशन याद रखें, टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो क्या होगा? प्रेशर कम होगा, ठीक है। इन्वर्स जो है लॉ उनका। लेकिन यहाँ पर तापमान अधिक होते हुए भी यहाँ पर निम्न वायुदाब की बजाय क्या पाया जाता है? हाई प्रेशर पाया जाता है, उच्च दाब पाया जाता है। और इस पेटी को हम कहते हैं उपोष्ण कटिबंधीय कौन सी पेटी? निम्न वायुदाब नहीं, उच्च वायुदाब पेटी, उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब पेटी। ठीक है। तो अगर हम इनका 2 पेटी हम अभी तक पढ़ चुके। कौन कौन सी पढ़ ली हमने? ये देखिए, एक तो ये वाली पढ़ी हमने, कौन सी? 5 डिग्री उत्तर से 5 डिग्री दक्षिण के मध्य कौन सी पेटी है? इसके मध्य पेटी है विषुवत, ये दिख नहीं रहा पेन वाला, मैं मिटाऊंगा तो पूरा मिट जाएगा, इसलिए मैं पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ बस। विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब पेटी। मैं पेटी नहीं आ रहा यहाँ पे, लिख भी नहीं रहा, ठीक है। नेक्स्ट जो दूसरी पेटी हमने अभी तक पढ़ी, वो कौन सी पढ़ी?
वह हमने पढ़ी 30 से 35 डिग्री के मध्य, 30 डिग्री उत्तर से 35 डिग्री उत्तर और इसी तरह 30 डिग्री दक्षिण से 35 डिग्री दक्षिण के मध्य कौन सी पेटी बनी? वह बनी हमारी वह पेटी हमारी बनी। उसका नाम क्या है? इसका नाम तो उपोष्ण कटिबंधीय। कौन सी पेटी? उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी। वायुदाब उच्च पाया जाता है तो उच्च वायुदाब पेटी। ये दोनों तरफ बनी उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी। ठीक है, तो ये दो हुई। अब इसका निर्माण क्यों हुआ था? इसका निर्माण हमारा जो पहले वाली का निर्माण हुआ वो तो तापमान के कारण हुआ इसका, क्योंकि तापमान बहुत अधिक था और तापमान अधिक होने के कारण क्या हुआ, यहाँ से जो है वायु गर्म होकर ऊपर उठी और किस क्षेत्र में आके बैठी है? 30 से 35 वाले अक्षांश के अंदर आकर बैठी है और ऊपर से नीचे वायु बैठ रही है। इसके कारण यहाँ पर क्या बन रहा है? निम्न दाब होने के बजाय यहाँ पे उच्च वायुदाब पाया जा रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट आगे इसके बाद क्या होता है कि हम देखें, ये जो हमारी पेटी है, इस पेटी के ऊपर एक और पेटी पाई जाती है, वो है 60 से 65 डिग्री के मध्य, 60 डिग्री उत्तर से 65 डिग्री नॉर्थ। ठीक है, ऐसे ही दक्षिण में भी पाई जाती है 60 डिग्री साउथ टू 65 डिग्री साउथ, ये दोनों पाई जाती हैं। राइट, अब यहाँ पर होता क्या है? यहाँ पर एक चीज़ आप समझिए जो मैं थोड़ा नीचे यहाँ समझाता हूँ कि पृथ्वी क्या करती है, वह अपनी अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है और उसके घूमने के कारण कोई भी वस्तु जो घूमती है उसमें से एक बल विकसित होता है जो कि वस्तुओं को, द्रव्यों को अंदर से बाहर की ओर छिटकाता है। उस बल को हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, या फिर हम हिंदी में कहेंगे तो क्या कहेंगे? केंद्र प्रसारित बल। क्या कहेंगे? केंद्र प्रसारित बल। और यह बल क्या करता है? यह वस्तुओं को या फिर जो भी चीज़ें गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं उनको अंदर से बाहर की ओर छिटकाने का प्रयास करता है। और यह अधिक सक्रिय किन पर होता है? अधिक सक्रिय होता है यह उन पर जिनका संपर्क जो है वो धरातल से नहीं होता। संपर्क धरातल से नहीं होता, उन्हीं पर यह अधिक सक्रिय होते हैं। ठीक है, जैसे कौन सा जैसे जल है या फिर हम कहें वायु है, इस पे अधिक सक्रिय होता है। हम पर भी होता है पर हमें महसूस नहीं होता क्योंकि हम पृथ्वी के धरातल से जुड़े हुए रहते हैं। ठीक है, अब इस बल के कारण क्या होता है? हर चीज़ बाहर की ओर छिटकती है और इस बल को वैज्ञानिक थे गैस्पार्ड कोरियालिस, उनके नाम पर कोरियालिस बल नाम दिया गया। ये हम अलग से एक चैप्टर में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। हम पवन के बारे में जब पढ़ेंगे, पवन क्या क्या होती है, तो पहले हम वायुदाब पेटियाँ पढ़ रहे हैं और उसके बाद हम पवनें पढ़ेंगे, तब इसको पढ़ेंगे। तो गैस्पार्ड कोरियालिस के नाम पर इसका नाम पड़ा क्या? कोरियालिस बल। ठीक है, अब एक कोरियालिस बल जो है उसके कारण क्या होता है, और कोरियालिस बल की एक और चीज़ आप अभी यहाँ पे याद रखें, उसका कारण आप बाद में समझिएगा कि जैसे जैसे ध्रुवों की ओर हम बढ़ते हैं, ध्रुवों की ओर बढ़ते हैं, कोरियालिस बल जो है बढ़ता है। कोरियालिस बल बढ़ता है। इसका विषुवत रेखा पे इसका मूल्य होता है 0, 0 और 90 डिग्री पे इसका मैक्सिमम होता है या अधिकतम मूल्य होता है 1। ठीक है, 0 से लेके 1 के बीच में इसकी वैल्यू रहती है, इसकी नहीं, सॉरी, मैक्सिमम होता है, बस ये याद रखें, 1 नहीं रखें। अधिकतम मूल्य इसका कितना होता है?
90 डिग्री पे, और न्यूनतम तो शून्य फिक्स है। ये कहाँ पर होता है? 0 डिग्री लैटिट्यूड। ऐसा क्यों होता है ये हम अगले लेक्चर में जब हम पवन पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। तो ये कोरियोलिस बल जैसे जैसे हम विषुवत रेखा से, इसको भी यहीं पे भी हम पढ़ देख लेते हैं, इसको यहीं पे नीचे यहीं पे बता देता हूँ। देखें, जैसे जैसे हम विषुवत रेखा से उत्तर की ओर बढ़ते हैं, वैसे वैसे ये कोरियोलिस बल जो है वह बढ़ता चला जाता है। और उसके बढ़ने के कारण क्या होता है? कोरियोलिस बल के बढ़ने के कारण जब ये बढ़ता है तो 60 डिग्री के आसपास, ये 60 डिग्री के आसपास कोरियोलिस बल इतना अधिक हो जाता है 60 डिग्री के आसपास कि हमको जो हमारी पवनें हैं उनको ये महसूस होने लगता है, और पवनें 60 डिग्री के आसपास ये बाहर की ओर छिटकने लगती हैं। कहाँ जाने लगती हैं? बाहर की ओर छिटकने लगती हैं। और इनके छिटकाव के कारण, इसको बंद करना, तो ये बाहर की ओर छिटकती हैं, और पवनें जब बाहर की ओर छिटकती हैं तो छिटकाव के कारण यहाँ पर वायु की कमी हो जाती है। वायु यहाँ से छिटकती है और छिटक की बाहर की ओर चलती है, तो ये वायु की कमी हो जाती है। और वायु की कमी के कारण इस क्षेत्र में 60 से 65 जो क्षेत्र है यहाँ पर, जो कि ठंड अधिक है 60 to 65 डिग्री नॉर्थ और साउथ में, तो भी यहाँ पर हाई प्रेशर बन जाता है। क्या बन जाता है? उच्च दाब बन जाता है। और इस भाग को हम कहते हैं उप ध्रुवीय, कौन सा दाब? सॉरी, हाई प्रेशर नहीं, लो प्रेशर बनता है। सॉरी, मैंने गलत बोल दिया। यहाँ पर क्या बन जाता है? लो प्रेशर या निम्न दाब बन जाता है। तो उप ध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी पाई जाती है। कौन सी पेटी पाई जाती है? उप ध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी पाई जाती है। तो इस बात को आप समझें कि ये जो पेटी है ये किस कारण बन रही है? ये वायु की गति के कारण बन रही है। किसके कारण बन रही है? वायु की गति के कारण बन रही है। और वायु की गति के कारण बनने के कारण ये तापजन्य पेटी नहीं है, ये गतिजन्य पेटी है। तो अब हम ऊपर हमारे उस डायग्राम में आ जाएं जो हमने बनाया था पहले, ये वाला। तो ये हमारी तीसरी पेटी हुई, और उसका नाम हुआ हमारी इस पेटी का क्या? बड़ा करके लिख देते हैं, चलिए। ये अब आपको देखिएगा क्या हुआ? उप ध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी, राइट। और इसका निर्माण क्यों हुआ? हमने अभी भी पढ़ा। इसका निर्माण इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ से वायु जो है छिटक कर ध्रुवों की ओर और विषुवत रेखा की ओर गई। कारण क्या है? कोरियोलिस बल जो है वह अत्यधिक हो जाता है, काफ़ी हो जाता है कोरियोलिस बल। इस कारण ये पेटियाँ, इस पेटी का निर्माण हुआ। वायु की विरलता के कारण, वायु की कमी के कारण इसका निर्माण हुआ। ठीक, अब आ जाए आगे, हम चलें नेक्स्ट। अब जो अंतिम पेटी है वो बनती है हमारी कहाँ पे? 90 डिग्री के आसपास, 90 डिग्री के आसपास बनती है। और इस पेटी को हम कहते हैं ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी। कौन सी पेटी कहते हैं? ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी। इस पेटी का निर्माण किसके कारण होता है? ठंड के कारण होता है, शीत के कारण होता है। तापमान इतना कम हो जाता है, वर्ष भर इस क्षेत्र में बर्फ जमी हुई रहती है, और इस कारण वायु ठंडी होकर नीचे की ओर बैठी रहती है, सघन रहती है, और इस कारण कौन सा दाब बनता है यहाँ पे? उच्च वायु दाब, हाई प्रेशर का निर्माण होता है यहाँ पे। तो इस पेटी को जो हम नाम देते हैं, इस पेटी का नाम है क्या? इस पेटी का नाम है ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी। कौन सी पेटी? ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी। ठीक है, क्लियर। तो ऐसी पेटी दक्षिण में भी बनती है, यहाँ पर ये वाली। ये कौन सी हुई? ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी, राइट। और ये जो वाली पेटी है, ये वाली,
ये वही है हमारी उप ध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी। अब इस डायग्राम को हम देखें। इस तरह से हमारी जो पेटियां हैं वो प्रमुखतः 4 पेटियां हुई। ठीक है, कौन कौन सी हुई देखें हम। एक डिफरेंट कलर का पेन उठाते हैं हम यहाँ से। ये एक तो हुई पहले नंबर पे, ये नंबर 1 विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब पेटी। किसके कारण बनी? तापमान के कारण बनी। दूसरी पेटी हुई है नंबर 2 ये, और नंबर 2 ये बनी उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी, दोनों ये और ये किसके कारण बनी? धरातल ये 0 डिग्री के आसपास की जो गर्म वायु है वह उठकर कहाँ पहुंची? 30 से 35 डिग्री अक्षांश के बीच में उतरी और उसने वहाँ पर यहाँ उच्च वायुदाब क्रिएट कर दिया ऊपर से नीचे उतरने पे। तो ये दो वो हो गई। ये दोनों गतिजन्य हो गई, गति कारण बनने के कारण हो गई। ये भी गतिजन्य है, गतिजन्य पेटी हो गई है। ठीक है, अब इसके बाद हम आए ये वाली पेटी। कौन सी है ये? उपध्रुवीय। ये तीसरे नंबर की उपध्रुवीय ये वाली, और तीसरे नंबर की ये उपध्रुवीय। ये 60 से 65 डिग्री के बीच में बनती है, उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध दोनों में। और ये जो उपध्रुवीय पेटी है इनका निर्माण भी क्यों हुआ? क्योंकि वायु का छिटकाव हुआ यहाँ से, तापमान के कारण नहीं बनी। तो ये भी गतिजन्य पेटी है, और ये ऊपर वाली ये भी गतिजन्य पेटी है। ठीक है, अब जो अंतिम पेटी जो हमारी बची है, जो चौथा प्रकार है वो ये है, ये वाली चौथी प्रकार की है हमारी, और इसका नाम है ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी। इसका निर्माण तापमान कम होने के कारण हुआ है। तापमान कम है तो वायुदाब अधिक पाया जाता है, वायुदाब अधिक है, तापमान कम है तो यहाँ उच्च वायुदाब पेटी। तो एक इस तरह से 4 प्रकार की पेटी होगी। एक बात आप लोगों के दिमाग में आ सकती है जो मैं यहीं अभी क्लियर कर दूं, शायद बाद में कभी क्वेश्चन के रूप में अराइज हो आपके सामने, कि मान लीजिए ये मैंने आपसे कहा कि ये हमारी पृथ्वी है। सॉरी, इसको दूसरा बनाओ, शेप परफेक्ट नहीं बनता है इसमें। ये मान लीजिए ये मेरी पृथ्वी है। ठीक है, इसको थोड़ा गोला ठीक कर लेते हैं। हाँ, ये पृथ्वी है, और पृथ्वी पर मैंने कहा है आपको पहले भी कि 60 से 65 डिग्री के आसपास यहाँ पर 60, थोड़ा पेन मोटा कर लें, 60 to 65 डिग्री के आसपास आके कोरियालिस बल बहुत अधिक बढ़ जाता है। क्या बोला था मैंने आपको? कोरियालिस बल बढ़ जाता है, कोरियालिस बल बढ़ जाता है ना, कोरियालिस। लेकिन आप ये कह सकते हैं कि कोरियालिस बल जब इतना बढ़ जाता है यहाँ पर, तो ये गलत छप गया, इस पे ध्यान ना दें। जब कोरियालिस बल बढ़ जाता है तो यहाँ पर भी कोरियालिस बल बहुत अधिक बढ़ जाना चाहिए, 90 डिग्री के आसपास। तो यहाँ पर कोरियालिस बल बढ़ने के कारण, क्योंकि कोरियालिस बल विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो बढ़ता जाता है और ध्रुवों पे सबसे अधिक हो जाता है। 60 डिग्री पे, सर आपने तो ये बोला कि 60 डिग्री पे पवनें कोरियालिस बल के कारण विक्षेपित हो जाती है, तो यहाँ पर लो प्रेशर हो जाता है। ठीक है, तो ऐसी तरह से जब यहाँ पर मैक्सिमम है कोरियालिस बल, कहाँ पर सबसे अधिकतम है ध्रुवों पर, तो यहाँ पर भी लो प्रेशर बनना चाहिए। ठीक है, नहीं बनता। क्यों? क्योंकि यहाँ पर तापमान, टेम्परेचर जो है वह अधिक प्रभावकारी कारक हो जाता है कोरियालिस बल की तुलना में। CF लिख दिया मैंने कोरियालिस फोर्स को। तो ये तापमान इतना अधिक ठंडा है, इतना कम तापमान है कि साल भर बर्फ जमी रहती है, तो तापमान ज़्यादा प्रभावकारी कारक हो जाता है कोरियालिस बल अधिकतम होते हुए भी। तो यहाँ पर उच्च दाब बच जाता है और इसलिए उच्च वायुदाब की पेटी बनती है। तो इस प्रकार से हमने आज पढ़ा कि वायुदाब की जो पेटियां हैं वो प्रमुखतः 2 प्रकार की हैं, गतिजन्य पेटियां और तापजन्य पेटियां। तापजन्य पेटी कौन कौन सी? एक तो विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब पेटी है, और ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी ये वाली, ये भी तापजन्य है, और ये विषुवत रेखीय भी तापजन्य है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम देखें कि गतिजन्य कौन सी है, गतिजन्य पेटियां कौन सी है? उपोष्ण कटिबंधीय है और उपध्रुवीय, ये दोनों गतिजन्य पेटी हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर को अब आप पढ़ें, सविंदर सिंह में से पढ़ें या अलका गौतम में से पढ़ें, किसी में से भी पढ़ें, लेकिन
ये नोट्स या मैंने जो लेक्चर दिया इसको सामने समझते जाएं और पढ़ते जाएं। फिर भी आपको कुछ चीज़ समझ में नहीं आए तो आप मुझसे पूछें, मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ने पढ़ेंगे।